पेश होगा देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। निर्मला सीतारमण चौथी बार पेश करेंगी बजट। सुबह 11 बजे शुरू होगा बजट भाषण। इस बार भी पेपरलेस होगा बजट। आम जनता से कारोबारियों तक को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। तो आज पेश होगा देश का आम बजट। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण चौथी बार पेश करेंगी बजट। सुबह 11 बजे से बजट का भाषण शुरू होगा। इस बजट से आम आदमी से लेकर कारोबारियों तक को बड़ी उम्मीदें हैं। कोई भी वर्ग हो, उन सबको इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं को खासतौर पर काफी उम्मीदें देखी जा रही हैं, जो गृहिणी हैं। तमाम तरीके के सवाल भी उनके मन में हैं। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, इसको लेकर भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो वहीं इस बजट को लेकर अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है इस बजट को लेकर, और साथ ही साथ उम्मीदें भरी नजर भी देखी जा रही है। अब बात उस खाते बही की जिसके जरिए वित्त वर्ष 2022 से 23 में होगा सब कुछ सही। सोमवार से शुरू हुए संसद के इस बजट सत्र में आज 11 बजे बजट पेश होगा। पिछले 2 सालों से कोरोना की मार सह रहे लोगों की उम्मीदें हैं इस बार की बजट का मंगलकारी होगा। बजट से आस होगा चौतरफा विकास। बुनियादी चीजें, जरूरत की चीजें उनको थोड़ा कम प्राइस पे अगर मिलेगा तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। टैक्स डिडक्शन सब लोगों के लिए होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बढ़ेगा रोजगार, होगा सबका बेड़ा पार। हम ये चाहते हैं कि हर परिवार को जो कारीगर है, आर्टिजन है, ऐसा कुछ इस बजट के अंदर उनका लाए कि उनका जो व्यापार है वापस खड़ा हो। चुनाव की वजह से लोक लुभावन बजट। आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकले। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है। करीब 52 मिनट तक संसद में चले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इस अभिभाषण के साथ ही साल 2022 के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। इससे ठीक पहले पीएम मोदी ने भी बजट सत्र को सार्थक और उपयोगी होने की अपील की। चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में देश की आर्थिक समीक्षा पेश की। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार भी संसद सदस्यों को आर्थिक सर्वेक्षण की डिजिटल कॉपी दी गई। पिछले साल बजट में सरकार का मुख्य फोकस हेल्थ और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास था। इस साल कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सवाल है कि इस बार का देश का बजट कैसा होगा, लेकिन उससे पहले आर्थिक समीक्षा के बारे में जान लीजिए। विदेशी निवेश में जबरदस्त इजाफा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत से आगे अब सिर्फ 3 देश हैं। 2022 और 23 में ग्रोथ रेट 8.5% तक रहेगी। Next year, and we forecast that India's GDP will grow in real terms by 8 to 8.5% in 22-23. ये तो हुआ आगामी यानी 22-23 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान। अब पिछले साल आर्थिक सर्वेक्षण की बात जान लीजिए। तब अनुमान लगाया गया था कि 2021-22 में देश की विकास दर 11% पर रह सकती है, लेकिन रहा ये। Economy this year is estimated to have grown by 9.2% after a contraction of 7.3% in the previous year. यकीनन 2020-21 से इस बार का विकास दर अधिक है, लेकिन कोरोना की वजह से जो उम्मीद लगाई गई थी उससे विकास दर का ये लक्ष्य पीछे रह गया और इससे 2024-25 तक
$5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य और मुश्किल हो गया है। अब सवाल है कि बजट है क्या और इस सत्र में पेश होने जा रहा बजट आखिर कैसा होगा। आपको बता दें, बजट में सरकार की तरफ से आगामी साल का आय और खर्च का लेखा जोखा पेश किया जाता है। बजट पेश होने के एक हफ्ते के बाद से ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट लोक लुभावन हो सकता है। आपको बता दें कि देश के आम बजट से हर वर्ग को उम्मीदें होती हैं। अपने कारोबार के लिए राहत चाहता है व्यापारी, तो आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद रहती है। वहीं सबसे ज्यादा नौकरी पेशा लोगों को बजट में छूट की उम्मीद रहती है। उम्मीद है पेश होने जा रहा देश का आम बजट सबके लिए मंगलकारी होगा और इससे हर वर्ग की चाहत पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में नवा रायपुर में सेवाग्राम निर्माण पर चर्चा होगी। इस बैठक में किसानों, मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। बैठक दोपहर 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी। रायपुर से बड़ी खबर, राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस की बैठक आज है। आज दोपहर 12 बजे राजीव भवन में ये बैठक होनी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर चर्चा होगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या कुछ अपडेट है राहुल गांधी के दौरे को लेकर? आज ये बैठक होने वाली है, कितनी अहम बैठक होने वाली है, क्या कुछ चर्चाएं हो सकती है? बिल्कुल, देखिए 3 तारीख को राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है। रायपुर वो आएंगे और यहाँ पे 3 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले ये कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना जो है उसका वो शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के लगभग 4 लाख जो हितग्राही हैं उन परिवारों को पहली किस्त का जो है वितरण वो राहुल गांधी के हाथों कराया जाएगा। इसके अलावा वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा के तर्ज पे नया रायपुर में सेवाग्राम का स्थापना किया जाना है, उसका भूमि पूजन करेंगे। 4थी बटालियन में अमर ज्योति जवान प्रज्वलित किया जाना है, इसके भी वो भूमि पूजन शिलान्यास रखेंगे। तो कुल मिला के कि राहुल गांधी के दौरे को और अधिक सफल बनाने के लिए कहीं पे कोई कोर कसर न रह जाए, संगठन के नेताओं से उनकी कैसे मुलाकात होगी, किन किन नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, क्या प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा, तमाम चीजों की रणनीति तय करने के लिए आज राजीव भवन में दोपहर 12 बजे से पीसीसी की बैठक होगी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी तकरीबन दोपहर 1 बजे इस बैठक में शामिल होंगे। 3 से 4 घंटे तक चलने के बाद बैठक में तय किया जाएगा कि राहुल गांधी से कौन नेता कब और कैसे मुलाकात करेंगे, क्या डेलीगेशन जाएगा, किस तरह का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो तमाम जो रणनीति है, तमाम जो तैयारियां है आज कर ली जाएगी राहुल गांधी के दौरे को लेकर। जी, तो तमाम तरीके का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा कि आगे की किस तरीके से उनका दौरा सफल बनाया जा सके। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अवधेश आपका धन्यवाद। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीएम भूपेश बघेल साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ मंत्री टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे और अमरजीत भगत भी मौजूद रहे। सीएम को मुख्य सचिव और डीजीपी सहित आला अधिकारियों ने तैयारियों की जानकारी दी। आपको बता दें कि राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर आ रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने किया बापू को नमन। दिल्ली के राजघाट में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, सबके प्रयास से आगे बढ़ेगा देश। आज बापू की शिक्षा को याद करने का दिन। गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती से शुरू होकर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी तक चलेगा।
मन की बात में पीएम मोदी ने की रायसेन की भावना की तारीफ। पसंद आया तिरंगे के रंग का पोस्ट कार्ड। पीएम टाइगर रिजर्व की बाघिन T-15 का किया जिक्र। पीसीसी दफ्तर में महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद दिवस पर महात्मा गांधी को किया गया याद। गोडसे भारत रत्न सम्मान समारोह को बताया बीजेपी का हिडन एजेंडा। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी रजिस्ट्रेशन 5 फरवरी से 5 मार्च तक। गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन किसान कियोस्क, स्मार्टफोन और लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। भोपाल में नाइट कर्फ्यू के खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। 11 बजे के बाद भी देर रात तक संचालित हो रहे क्लब। पुलिस कार्रवाई के नाम पर कर रही खानापूर्ति। रतलाम में महा वैक्सीनेशन अभियान जारी। ऑटो में घूम घूम कर लगाए जा रहे टीके। चौराहे पर खड़े मजदूरों को भी लग रहे हैं टीके। देवास जिले में मिले 51 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब जिले में 535 मरीज कोविड एक्टिव। अब तक 51 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। रतलाम में एक शख्स की यूरिन करने पर विवाद। यूरिन करने वाले शख्स को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला किया दर्ज। मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाने के कवायद। होगी 23 फरवरी होगा स्वच्छता संकल्प माह। स्वच्छता सर्वेक्षण के अलग अलग मापदंडों पर होगा काम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना की। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2693 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 4871 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं इलाज के दौरान 19 मरीजों की मौत हो गई है। दुर्ग में 372, रायपुर में 314 और राजनांदगांव में 154 मरीज मिले हैं। यूपी के चुनावी दौरे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि आगरा में 2 दिन एक दिन मेरठ में 10 विधानसभाओं में प्रचार किया। सीएम ने राहुल गांधी के 3 फरवरी के दौरे को लेकर जानकारी दी। साथ ही बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने यूपी चुनाव में समाजवादी के साथ बीजेपी और बीएसपी पार्टी पर प्रतिक्रिया दी। वहीं आम बजट को लेकर भी कहा कि बैठक में छत्तीसगढ़ की जरूरतों के सभी मुद्दों को रखा है। 3 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, जिसमें एक तो पूरे हिंदुस्तान में पहली बार भूमिहीन श्रमिकों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया जाएगा। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की घोषणा की गई थी। उसके पहली किस्त राहुल जी की उपस्थिति में जारी की जाएगी। दूसरा, वर्धा में जिस प्रकार से सेवाग्राम बना है, सेवाग्राम नवा रायपुर में निर्माण होगा, उसका शिलान्यास होगा। तीसरा, अमर जवान ज्योति के भी भूमि पूजन यहाँ किया जाएगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी का न आज़ादी की लड़ाई से उनका कोई सरोकार रहा है। वो तो अंग्रेजों के मुखबिरी करने के काम करते रहे। शहादत इनकी परंपरा नहीं है। देश के आज़ादी के लिए, देश के एकता और अखंडता के लिए हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इन लोगों को बलिदान से कोई लेना देना नहीं। इनका तो एक ही सूत्र है, राम नाम जपना पराया माल अपना। सीधी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। क्योंकि मायावती जी तो निकली ही नहीं अभी तक के, तो उसके बारे में तो सब लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई है। समाजवादी पार्टी भी जाति के आधार पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी धर्म और जाति के हिसाब से राजनीति कर रही है। कभी वो जिन्ना के लिए आते हैं, कभी सावरकर को लाते हैं। उसे चैन से सोने दीजिए भाई। और इतिहास से आदमी को सबक लेना चाहिए, न कि इतिहास में जीना चाहिए। ये लोग इतिहास के आधार पर आज वोट मांग रहे हैं। अपने कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। बजट के पहले वित्त मंत्री जी ने सारे वित्त मंत्रियों की बैठक की। कुछ राज्यों के वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री लोग भी गए थे, मैं भी उसमें गया था। तो छत्तीसगढ़ को क्या क्या चाहिए उसके बारे में मैंने वहां विस्तार से बात रख दी, लिखित में भी दे दिया। और जब बोलने का अवसर मिला तब भी मैं अपनी बात वहां रख।
कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वह किया है जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। के धनी आलपुड़ा केरला से 10 साल के नीलकंठन नायर। वाओ, नीलकंठन, नमस्कारम। हाउ आर यू? व्हाट इज दिस कॉल्ड? एक बार और करके दिखाओगे? अरे भाई साहब, वेरी क्यों? अब हम नीलकंठन के लिए छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। रेडी नीलकंठन? रेडी। नीलकंठो, दारा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कलरी इतना खास क्यों है? जब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बैलेंस होता है एंड वाइस वर्सा, यू आर हेडेड टू बी अ परफेक्ट बीइंग। दैट्स द मेन रीजन व्हाई वी डू कलरी पाइट। हमारी अगली जीनियस सिर्फ 9 साल की हैं और उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली है और इनके हथियार है पेड़, पौधे, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। इन्होंने प्रण लिया है कि 1 लाख पौधे लगाएंगी, जिसमें से कई हजार पौधे ये ऑलरेडी लगा भी चुकी हैं। आइए बैठिए। आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।